टॉपिक मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया था। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, ये सिलेबस में हम लोग जब एक टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें आधा सिलेबस हुआ था इसका और उस यूनिट का मटेरियल वाला पार्ट छूट गया था। आज इसको कर लेते हैं। तो जो आज का जो हमारा टीचिंग लर्निंग आउटकम होगा, इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में जो आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में और कैपेसिटर के बारे में और एलईडी के बारे में, 3 इसमें टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पहले डिटेल में थोड़ा बहुत देखे थे, लेकिन आज यहाँ पर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन क्या है, कलर कोड क्या है, इसी तरह से कैपेसिटर के लिए और एलईडी के लिए पढ़ेंगे। तो एक लेसन शुरू करने से पहले एक आपके लिए माइंड जो एक्टिविटी है, इसमें एक कनेक्शन आपको दिख रहा है बल्ब का। 2 बल्ब, एक 60 वाट का एक 100 वाट का, कनेक्टेड इन सीरीज। तो विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर? कोई बता सकता है ये कौन सा बल्ब इसमें ज्यादा तेज जलेगा? हंड्रेड वॉट सर 100W वाला। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये सीरीज में जब बल्ब कनेक्ट होता है तो 60 वाट का ज्यादा तेज जलेगा। इसका कारण क्या है कि ये एज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज करता है। 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस कम होता है। और जब ये 200 वोल्ट से कनेक्ट किया जाता है तो 100 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा करंट डिसिपेट करता है और 60 वाट वाला कम डिसिपेट। सर आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। आ रही है? यस सर। एयरफोन यूज कर लीजिए अगर आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो। ओके, तो ये रीजन होता है। आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। और इसी का एक दूसरा वर्जन है ये पैरेलल कनेक्शन का। तो जिसने बताया था कि 100 वाट का ज्यादा तेज जलेगा, तो वो यहाँ पर ज्यादा तेज जलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस दोनों का अधिक है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज दोनों में सेम जाएगा। 200 वोल्ट 100 वाट में भी जाएगा और 200 वोल्ट 60 वाट में भी जाएगा। लेकिन इसके पहले वाले केस में ये 200 वाट दोनों में जा रहा है, यानी कि डिवाइड होता है वोल्टेज यहाँ पर। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। तो जिसमें ज्यादा करंट जाएगी, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसमें कम करंट का डिसिपेशन होगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा एक एक्टिविटी थी। रेजिस्टेंस के बारे में शुरू करते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस इज अ वर्ड व्हिच मींस टू अपोज रेजिस्टेंस इन अ property of the opposing flow of electrons in the conductor or semiconductor. A resistance is the electronic component which has property of the resistance. सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करता है कंडक्टर में। इसका बस यही एक सिंपल एग्जांपल है कि जो करंट को फ्लो करने में रुकावट पैदा करे, दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी and resistor is a device that have a property of this resistance. यहाँ एक कार्टून फॉर्म में दिखाया है। एक इसका हम लोग लॉ ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है एक डायग्राम ऊपर, इसमें ए जो लिखा हुआ है ये पाइप जैसा है, सॉलिड पाइप है, या इसको कह सकते हैं कि सॉलिड कंडक्टर है। ये कोई वायर है, वायर गोल होता है शेप में, तो उसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। ये वायर का एक है, एल लेंथ का एक डायग्राम वायर हमने ले लिया है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये ए जो से दिख रहा है, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इस पे वी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है और आई इसमें करंट फ्लो कर रही है। ये एक मतलब assumption माना गया है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मे बी वेरी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस किसी पे डिपेंड करता है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। मींस कि एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या अगर एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और नंबर 3 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। एक बीच में वर्ड लिखा है रो, ये ब्लैक कलर से जो एरो पे दिख रहा है, ये कुछ छोटा सा स्मॉल पी के जैसा है, दैट इज द ग्रीक लेटर रो। तो रो जो होता है किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, सॉरी, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मटेरियल अगर कॉपर का है तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी, अगर वो गोल्ड का है तो और अच्छी होगी। तो ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो जो इसका जो फाइनल जो फार्मूला बनकर के आएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। मैंने बताया था L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बाई ए, L बाई ए के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये किसी भी रेजिस्टेंस के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है, इसको लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस एक फ्लो चार्ट में मैंने टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस बताए हैं, रेजिस्टेंस कितने तरह का हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू यूज पे है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जनरली ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो पहला बताया है इसमें लीनियर रेजिस्टर और नॉन लीनियर रेजिस्टर। सिंपली मैंने आपको 9 में ओम्स लॉ शुरू में पढ़ाया था। तो जो रेजिस्टेंस या मटेरियल जो होता है रेजिस्टेंस का, अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है दैट इज द लीनियर रेजिस्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर में थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर, वेरिस्टर, सरफेस माउंट, ये सब रेजिस्टेंस आते हैं। तो इसको ज़्यादा डीप में नहीं देखना है हम लोग को। फंक्शन देख लेते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का जो बेसिक फंक्शन है, द रेजिस्टेंस इज अ करंट लिमिटेड कंपोनेंट। मालूम है आपको, ये करंट के रास्ते में फ्लो रुकावट पैदा करता है फ्लो में। तो abstraction is log, we say that the resistance is log and vice versa। अगर कहते हैं कि किसी करंट के फ्लो में रुकावट ज़्यादा है तो इट मीन्स ये हमारा जो है लार्ज रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और अगर रेजिस्टेंस मतलब रास्ते में रुकावट कम है करंट के, तो दैट इज द लो रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस वाला है। द रेजिस्टेंस डज नॉट डिसअपियर बिकॉज देयर इज अ नो करंट flowing through the conductor. The resistance is an inherent property of the conductor. Even if no current flow through the conductor, the resistance exists. कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है और वो मटेरियल में अवेलेबल होती है, करंट उसमें फ्लो हो या ना हो। ये मतलब इस तरह की है। आइए देखते हैं। और इसके पहला फंक्शन वोल्टेज डिवाइडर, अभी मैंने ऊपर जो बात करी थी कि रेजिस्टेंस जो है वो एज ए वोल्टेज डिवाइडर काम करता है। जब सीरीज में हमने दो बल्ब कनेक्ट किया था, तो व्हेन अ रजिस्टर और अनदर कंपोनेंट सच एज द बल्ब आर इन सीरीज इन द सर्किट, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट रजिस्टर एंड बल्ब इज द सेम। अगर हम बल्ब की जगह पर रेजिस्टेंस को कंपेयर करें तो वो सेम होगा। एंड द सम ऑफ द रिस्पेक्टिव वोल्टेज, द सम ऑफ द respective charge of the resistance and the bulb is equal to the total voltage across the resistor and the bulb as a whole. As this time the resistance function as a divider। अगर दोनों बल्ब में एक ही वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तो वो वोल्टेज डिवाइड होगा। लेकिन अब कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि एक 60 वाट का है, एक 100 वाट का है, एक की डेसिपिएशन पावर ज़्यादा है, एक की कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस जो है इसका वोल्टेज डिवाइड कर देगा। भाई अगर एक थाली में दो लोगों को खाना दिया जाए तो एक ज़्यादा जल्दी खाने वाला है, कम जल्दी खाने वाला है, तो अब जो ज़्यादा खाने वाला है
वो भी उतना ही पाएगा उसी में से, और कम खाने वाला भी उतना पाएगा। तो जो कम खाने वाला है वो जल्दी सेटिस्फाइड हो जाएगा, और जो ज़्यादा खाने वाला है उसको कम पड़ जाएगा। तो इसी ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर वोल्टेज इसका या ब्लोइंग पावर जो है कम हो जाती है। ये रेजिस्टेंस का। दूसरा है इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग नया वर्ड है। जब हम लोग किसी भी सोर्स से किसी लोड को जब सप्लाई दी जाती है, तो अगर सोर्स और लोड दोनों का रेजिस्टेंस अगर मैच नहीं करेगा तो पावर कम हो जाएगी। तो ये सर्किट जो होता है नेटवर्क, एक रेजिस्टेंस का सर्किट बना करके हम लोग जो है इम्पिडेंस मैचिंग का काम करते हैं, जिससे कि क्या है कि दोनों का इम्पिडेंस मैच होता है। कभी आप लोग माइक्रोफोन हम लोग यूज करते हैं असेंबली में माइक का, जब उसमें कोई आदमी बोलता है तो वो लाउड स्पीकर के थ्रू एम्पलीफाई होता है, वहाँ पर इम्पिडेंस मैचिंग यूज होता है। जब आप माइक में बोलते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और उसको फिर माइक जो लाउड स्पीकर में आवाज देती है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी के लिए एम्पलीफायर जो सर्किट यूज किया जाता है, एम्पलीफायर जो एक डिवाइस से यूज की जाती है पीए सिस्टम की, वो उसमें इम्पिडेंस मैचिंग का भी सर्किट होता है जो दोनों को मैच कराता है, जिससे मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल सकता है। तो ये इम्पिडेंस मैचिंग का काम करता है। थर्ड इज अ फिल्टरिंग। फिल्टर का काम करता है ये। जब रेक्टिफायर सर्किट हम लोग पढ़ेंगे तो ये एज ए फिल्टर भी वर्क करता है। जब कोई भी मतलब कि ट्रांसफार्मर से जब हम लोग एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर ये आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर, ये सारे यूज होते हैं। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का भी यूज होता है। ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। और एक है फंक्शन एंड यूज ऑफ शंट का। शंट का जैसे करंट मेजरमेंट में जब हम लोग कोई भी करंट को मेजर करना होता है तो शंट का यूज होता है। When a resistance and other components such as the bulb connected in the parallel circuit, the voltage across the resistance and the same voltage across the bulb, the sum of the current flowing through resistance, current flowing through the bulb is equal to the total number of current flowing through the resistance. At this time, the resistance function is shunt. क्योंकि वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, लेकिन करंट पे फर्क पड़ता है। तो करंट को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कलर कोड की। तो कलर कोड पहले बता दें क्यों यूज किया जाता है। तो इसके लिए आप देख लीजिए, इट वुड रियली डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर अ रजिस्टर विद ईच ऑफ द एवरी वैल्यू। हर रेजिस्टेंस पर वैल्यू प्रिंट करना इतना आसान नहीं है। रेजिस्टेंस 1 ओम का भी हो सकता है और 1 करोड़ ओम का भी हो सकता है। तो इतने सारे रेजिस्टेंस जब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो हर रेजिस्टेंस पर वैल्यू डालना इतना आसान नहीं होता है। कुछ रेजिस्टेंस में वैल्यू डाली जाती है, लेकिन जनरली एक कलर कोड यूज किया जाता है। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही स्टैंडर्ड होता है और उसी स्टैंडर्ड का कलर कोड हम लोग यूज करेंगे। ये मतलब फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। ये कलर कोडिंग के लिए ये टेबल दी गई है, देख लीजिए आप पहले। इसमें मेनली शुरू की जो 10 कलर दिए हुए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट, ये जो शुरू के 10 कलर हैं ये मेन कलर हैं। और इसके सामने लिखा है डिजिट। डिजिट मीन्स दैट इज द वैल्यू, और द सेकंड बैंड इज मल्टीप्लायर। जैसे लिखा रहता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में सिर्फ इतना है कि जो जैसे ब्राउन की वैल्यू 1 दी है तो ये 10 टू द पावर 1 पे लिखा जाएगा, और येलो की वैल्यू 4 है तो 10 टू द पावर 4 लिखा जाएगा। या कह सकते हैं कि जितना है उसके आगे उतने जीरो बढ़ाते जाएंगे। तो ये मल्टीप्लायर बैंड है। और लास्ट में होता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस नीचे देखिए गोल्ड, सिल्वर और नन 3 होते हैं मेनली, जिसकी वैल्यू टॉलरेंस की 5, 10 और 20 होती है। कुछ बहुत स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होते हैं जिनके लिए ये टॉलरेंस वैल्यू भी यूज की जाती है। अब ये कैसे करेंगे हम देखते हैं। ये इसको कलर बैंड को याद रखने का तरीका है, इसको बाद में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे वैल्यू पढ़ी जाती है। अब रेजिस्टेंस पे अगर 4 बैंड बना हुआ है तो मैंने बोला था वहां पे डिजिट और मल्टीप्लायर 2 वर्ड यूज किया था। तो फर्स्ट 2 कलर बैंड जो होगा वो हमेशा डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, और जो तीसरा कलर होता है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ जो होगा, चौथा बैंड, वो हमारा टॉलरेंस होगा। अगर आप इस टेबल में देखिए तो फर्स्ट जो कलर होगा ये कलर है,
ये अगर कलर फर्स्ट बैंड में डिजिट, सेकेंड बैंड में भी डिजिट, थर्ड बैंड में मल्टीप्लायर और फोर्थ बैंड इज टॉलरेंस। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट डिजिट अगर दी हुई है रेड, तो रेड का जो कलर होता है वो 2 है वैल्यू, सेकेंड डिजिट इज ऑरेंज इज 3, और जो फोर्थ डिजिट इज 1, यानी मल्टीप्लायर जो हमारा होगा 1, 10 टू द पावर 0 मींस 1, तो इसका जो वैल्यू होगी वो 23 ओम होगी। और टॉलरेंस वैल्यू जो होती है, अगर ये गोल्डन दिया हो, गोल्डन कलर है, तो इसका मतलब 5%, तो ये 23 का 5% प्लस माइनस वेरी करता है, दैट इज द टॉलरेंस। एक एग्जांपल है ये, इसी के लिए अगर हमने एक दिया आपको न्यूमेरिकल है ये, कि अगर पहला बैंड येलो है, ब्लू है और ऑरेंज है और सिल्वर है, तो येलो के लिए जो कलर यूज होता है वो 4 होता है, ब्लू के लिए 6 है, और ऑरेंज के लिए 3 है, तो 10 टू द पावर 3 दैट इज द मल्टीप्लायर, और सिल्वर इज टॉलरेंस वैल्यू 10%, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 4 6 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 46,000 ओम। इसको किलो ओम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 46 किलो। ये इसका सिंपल फार्मूला है। एक टेबल मैंने और दी हुई है, देख लीजिए ध्यान से। ये कलर कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट बैंड इज अ डिजिट, सेकेंड बैंड इज अ डिजिट एंड थर्ड बैंड इज द मल्टीप्लायर, और लास्ट में टॉलरेंस दिया हुआ है वो आपका गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। अगर कोई चौथा बैंड नहीं है तो वो 20% टॉलरेंस होता है। कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, अगर आप इसको करना चाहें तो करिएगा कॉपी में अपने। और ये अगर हमारे को वैल्यू दी है तो कलर क्या होगा वो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये दोनों आप करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद में एक, इसके लिए मैं इवैल्यूएशन ही बनाया, और इस पे एक पोस्टर बना सकते हैं कलर, क्लासरूम के लिए या आप घर पे सजाने के लिए, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी रेजिस्टेंस की। अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर की। कैपेसिटर डिवाइस इज अ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सिंपली जान लीजिए, कैपेसिटर जो होता है वो स्टोर करने के लिए यूज होता है, किसी भी एनर्जी या चार्ज को ये स्टोर कर सकता है। कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर इन क्लोजली proximately and insulated to each other। इसका जो अभी डिजाइन मैं आपको दिखाऊंगा, a simple example of such storage device is the parallel plate capacitor। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास में भी, साइंस में भी पढ़ेंगे। इफ पॉसिबल चार्ज इज टोटल, चार्ज को Q से लिखा जाता है, प्लस Q। तो और दो प्लेट, मैं फिगर दिखाता हूँ आपको, जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। दो अगर प्लेट है, A ऊपर में दिख रहा है, नीचे और एक प्लेट नीचे है, और बीच में ये चार्जेस स्टोर करता है। तो ये बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो जब हम इस पे ए और बी टर्मिनल पे जब सप्लाई दी जाती है, वोल्टेज दिया जाता है, तो जो भी चार्जेस है वो इसके बीच में स्टोर हो जाता है, और जब सप्लाई नहीं होती तो वो डिस्चार्ज भी होता है। तो ये फैन में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। और देख लीजिए यहाँ, कैपेसिटर इज डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which is two terminals. The effect of capacitor is known as capacitance, while the sum capacitance exists between the any two of electrical conductors approximately a circuit, and the capacitor is component designed to add the capacitance to the circuit. The capacitor was originally known as the condenser। जो फैन में कंडेंसर लगता है उसको कंडेंसर भी कहते हैं। तो नीचे इसका डायग्राम दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, ये सारे कैपेसिटर डायग्राम है, नीचे फार्मूला भी दिया है। C इज इक्वल टू, ये जो उल्टा 3 बना हुआ है दैट इज द एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर है, कांस्टेंट होता है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में भरा होता है उसका ये कांस्टेंट है। A by D, C is equal to A by D। A is the area of the plate और D is the distance between the plate। देख लीजिए, A is the area of the plate और D जो है दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। तो इससे कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है। ये कैपेसिटर के बारे में है, इसका यूज देख लेते हैं। Capacitor has a many important applications. They are used, for example, in digital circuit, so the information is stored in large computer memory, not lost during the memory electronic power failure। आपने सुना होगा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर में।
तो जो वहां पर मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो कैपेसिटेंस के फॉर्म में स्टोर की जाती है, क्योंकि उस पर चार्ज स्टोर होता है, और जैसे 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करना होता है, तो जो कैपेसिटर चार्ज होगा दैट इज द 1, जो नहीं चार्ज होगा वो 0 इस फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कैपेसिटर प्ले एन इवन मोर इम्पोर्टेंट रोल इन फिल्टर। अभी जो फिल्टर हमने ऊपर देखा था रेजिस्टेंस वाले केस में, वहां पर भी ये यूज होता है। प्लस ये फेस शिफ्टिंग का भी काम करता है। पंखे में देखा होगा फैन में कंडेंसर लगा होता है, तो फैन जो है मेनली उसमें कैपेसिटर फेस शिफ्टिंग का काम करता है। एक सप्लाई हमारे पास आती है और कैपेसिटर पे तुम लोग 2 बना देते हैं, क्योंकि पंखे को चलाने के लिए, किसी भी चीज को घुमाने के लिए आप एक उंगली से नहीं घुमा सकते, उसको घुमाने के 2 उंगली की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से सिंगल फेज में पंखे को घुमाने के लिए 2 फेज की जरूरत पड़ती है। एक फेज जो है कैपेसिटर अपना डिले करके बना लेता है। और लास्ट आपका है लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बारे में बहुत सुना है आप लोगों ने, एलईडी। एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर लाइट source that emit the light when current flow through it. Electrons in semiconductor recombine with the electron hole to release the energy from the photons. जब एलईडी में हम लोग कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर है उसके जो चार्जेस है वो रिकम्बाइन होते हैं और वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं फोटॉन के फॉर्म में। द कलर ऑफ द लाइट करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन। तो इसके कलर भी इसके एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द बैंड गैप इन द सेमीकंडक्टर। तो ये डिपेंड करता है बैंड, ये मैंने सेमीकंडक्टर में आपको बताया हुआ है। white light obtained by the using multiple semiconductors or the layer of the emitting diode, phosphor or other semiconductor devices। ये अलग अलग कलर को कैसे यूज करें, ये एलईडी का डायग्राम है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियल्स। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? कोई डाउट किसी को भी? नो, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। और एक बार हम लोग अपना, कौन 12 हैं भाई, अभी समय आ रहा है।